तेज बारिश में भीगा आदित्य मिट्टी भरे खेत में फंसा हुआ है। आकाश में बिजली कड़क रही है। उसके चेहरे पर डर और घबराहट है। अरे बचाओ, कोई है, मैं फंस गया हूँ, हेल्प। अरे फोन भी डेड हो गया है। भगवान, मुझे कोई इस नर्क से निकालो। तभी दूर से आवाज आती है। आदित्य पलट कर देखता है। मीना जो बारिश में भीगती हुई उसकी ओर आ रही है। आदित्य, आदित्य मेरा हाथ पकड़ो और जल्दी बाहर आओ। अरे मीना, थैंक गॉड तुम आ गई। मुझे लगा मैं यहीं मर जाऊंगा इस गंदगी में। आदित्य का पैर कीचड़ में और भी धंसा चला जाता है। वो चिल्लाता है, मीना! आदित्य! 3 हफ्ते पहले मुंबई का एक लग्जरी अपार्टमेंट। आदित्य अपने महंगे सूट में तैयार हो रहा है। अरे प्यार, मोहब्बत, शादी ये सब तो ठीक है, लेकिन गांव में जाकर 1 हफ्ता गर्मी में गुजारना क्या मजबूरी है। आदित्य का दोस्त फोन पर है। हाँ भाई, क्या करूं, नई नई शादी हुई है, मना नहीं कर सकता। पता नहीं कैसा होगा वहाँ, इंटरनेट भी ठीक से नहीं चलता होगा। 1 हफ्ता तो जैसे 1 साल लगेगा। आदित्य और मीना एक छोटे से गांव में पहुंचते हैं। धूल भरी सड़क, मिट्टी के घर और खुला मैदान। बस पहुंच गए हम। ये है मेरा गांव और ये मेरा घर। ओह माय गॉड, ये क्या जगह है? यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं आ रहा। दरवाजे पर सरिता देवी और रमेश चाचा खड़े हुए हैं। सरिता देवी आरती की थाली लिए हुए। आओ बेटा आओ, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। नमस्ते मम्मी जी, नमस्ते पिताजी। आओ बेटा, आराम से बैठो, सफर में थक गए होगे। अचानक छोटू दौड़ता हुआ आता है। अरे वाह भाई वाह, और जीजा जी आ गए। अरे जीजा जी, आप तो एकदम हीरो लगते हो। थैंक्स। तुम छोटू हो ना? मीना ने बताया था। अरे हाँ जीजा जी, आपका कमरा तो तैयार है, चलिए दिखाते हैं आपको। छोटू आदित्य को एक छोटे से कमरे में ले जाता है, जहाँ एक पलंग, एक पंखा और मिट्टी का घड़ा रखा हुआ है। ए जीजा जी, ये रूम है आपका। एसी तो नहीं है, लेकिन आप चिंता मत कीजिएगा, एसी से मस्त चीज है हमारे पास। हमारे पास है छत। हम सभी लोग छत पे रात को सोते हैं, तो आप भी हमारे साथ सोएंगे। और जीजा जी, अगर प्यास लगे तो बता दीजिएगा, हमारे घर में घड़ा है, घड़ा। अरे फ्रिजवा का पानी उसके आगे फेल है, एक बार पियेंगे ना तो दिल खुश हो जाएगा। अरे मुझे 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 यहाँ रहना है। कैसा लगा आपको कमरा? मैंने खुद सजाया है। बहुत अच्छा है, बस थोड़ा सा गर्म है। मीना अपने पति की परेशानी भाप लेती है, पर मुस्कुराती रहती है। शाम का वक्त है। सभी लोग चारपाई पर बैठे हैं। आदित्य पसीने से तरबतर है। इस गर्मी में आप लोग रहते कैसे हैं? क्या एसी का प्लान नहीं किया क्या कभी? बेटा गर्मी तो है, लेकिन यहाँ दिल ठंडे हैं। और फिर हमारा अपना एसी भी तो है, देखो। सरिता देवी पत्तों का पंखा निकालती है और हवा करने लगती है। ये लोग मजाक कर रहे हैं या सच में इतने पिछड़े हुए हैं? तभी कमला चाची मिठाई लेकर आती है। आओ बेटा आओ, ये लो, घर का बना गुड़ का हलवा खाओ। शहर में तो ऐसी मिठाई मिलती ही नहीं होगी। थैंक्स, लेकिन मैं डाइट पर हूँ। अरे जीजा जी, ये डाइट फाइट ना हमारे गाँव में नहीं चलता। अरे जो मिल रहा है लपेट लो। अब भाई लपेटोगे ना तो ही सुख पाओगे, क्योंकि हमारे गांव का खाना सेहतमंद होता है। आदित्य अनिच्छा से थोड़ा हलवा खाता है और उसका चेहरा खिल उठता है। ये तो बहुत अच्छा है। बताया था ना, अब खाओ पेट भर के। रात का खाना। आदित्य हाथ धोने के लिए नल ढूंढ रहा है। वॉशरूम कहाँ है? वो हैंड वॉश करना है। बेटा वो सामने मटका रखा है, उसी से हाथ धो लो। मटके से साबुन? जी यहाँ पर ना साबुन नहीं मिलता, यहाँ राख और मिट्टी से हाथ धोते हैं। आप भी ट्राई करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा और हाथ भी साफ होते हैं। आदित्य अनिच्छा से ऐसा करता है और उसे बड़ा अजीब लगता है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि यहाँ इतनी नॉर्मल सुविधाएं भी नहीं है? क्योंकि मुझे पता था, अगर मैं तुम्हें बता देती तो तुम यहाँ पर आते ही नहीं। आदित्य बस थोड़ा सा टाइम दो, सब अच्छा लगने लगेगा आपको। 1 हफ्ता? अरे इस जंगल में 7 दिन और 7 साल लगेंगे। अगली सुबह आदित्य की नींद गांव के मुर्गों की आवाज से खुलती है और वो चिड़चिड़ा हो जाता है। ये क्या शोर है सुबह सुबह? कोई ऑफ बटन नहीं है इन जानवरों का? छोटू हंसता हुआ कमरे में आता है। अरे जीजा जी, अभी तक सो रहे हो का? अरे उठो और चलो हमारे साथ।
तुमको गांव की सैर करवाते हैं। अभी सोने दो यार, मेरे पास अपना काम भी है। अरे काम फाम शाम को करना। अरे अभी सुबह है, सुबह की ताजा हवा मिलेगी। चलो चलो खेत घुमा के लाते हैं आपको। पता है और खेत में लोटा लेके बहुत लोग इस टाइम बैठे होंगे। तनिक बत्ती आएंगे उनसे, चलिए। अरे काहे सोए हैं, चलिए चलिए। बाहर निकलकर आदित्य को चारों ओर खुला मैदान, हरे भरे खेत और प्राकृतिक सौंदर्य दिखता है और वो थोड़ा प्रभावित हो जाता है। आदित्य जी, कैसा लगा आपको मेरा गांव? खुली हवा, ताजी सब्जियां, शुद्ध पानी, कैसा लगा बताइए? अच्छा है, बस एसी की कमी महसूस होती है। दोपहर में गर्मी बढ़ जाती है। आदित्य अपने महंगे मोबाइल से फोटो खींच रहा है, तभी उसका फोन नेटवर्क के लिए घंटियां बजाने लगता है। यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं है, मैं अपने ईमेल कैसे चेक करूँ? मेरी ऑनलाइन मीटिंग है कल। शाम को पड़ोसी इकट्ठा होते हैं। आदित्य अनिच्छा से बैठा है, जबकि सभी उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। बेटा, हमारी मीना कैसी लगी तुम्हें? बहुत होशियार है। जी बहुत अच्छी है आपकी बेटी। वैसे बेटा, शहर में क्या काम करते हो? मैं एक बड़ी कंपनी में सीनियर मैनेजर हूँ। वहाँ मेरे अंडर 50 लोग काम करते हैं। सभी लोग ओहो करते हैं। छोटू मजाक के अंदाज में ताली बजाता है। अरे जीजा जी, अरे बड़का आदमी हो आप तो। अरे हमको तो पता ही नहीं था हमरे जीजा इतने बड़े आदमी हैं। क्या बात है, दिल जीत लिए हो। अब मन तो कहता है पप्पी दे दें आपको, लेकिन क्या करें, हमारी गर्लफ्रेंड है ना स्वीटी, वो नाराज हो जाएगी, इसीलिए पप्पी रहने देते हैं जीजा जी। लेकिन सच कहें, कमाल हो आप। आदित्य को शर्म आती है। अब रात के खाने का समय हो जाता है। सभी एक साथ बैठे हैं। आदित्य थोड़ा घुला मिला दिखता है। आदित्य बेटा, और रोटी लो। ये रोटियां बहुत अच्छी है माता जी। मीना ने कभी ऐसी रोटियां नहीं बनाई। क्योंकि तुमने मुझे मौका ही नहीं दिया। तुम तो हमेशा बाहर से खाना मंगवाते थे। अचानक आसमान में बादल घिरने लगे हैं। बिजली चमकती है। लगता है बारिश आने वाली है। बड़ी राहत मिलेगी गर्मी से। बारिश तो फिर बिजली चली जाएगी। हाँ बेटा, पर चिंता मत करो, हमारे पास मोमबत्तियाँ हैं। आदित्य का चेहरा उतर जाता है। तेज बारिश होती है। जैसा कि अनुमान था, बिजली चली जाती है। घर में मोमबत्तियां जलाई जाती हैं। अब तो पंखा भी नहीं चलेगा, ऐसे कैसे सोऊंगा मैं? बेटा, छत पर जाओगे तो ठंडी हवा मिलेगी। बारिश थम जाए तो हम सब वहीं सोएंगे। रात में बारिश थम जाती है। सभी छत पर चारपाइयां बिछाते हैं। आदित्य हिचकिचाता है। छत पर मच्छर तो नहीं होंगे? अरे काहे नहीं होंगे मच्छर? मच्छर है ना, बहुत मच्छर है, लेकिन हम लोग को नहीं काटते। वो तो शहरी खून को पसंद करते हैं। कोई भी शहर से आता है ना, उसको तो काट काट कर अरे अरे उनकी नानी याद दिला देते हैं। वो हमारे पड़ोस वाले रमाकांत चाचा है ना, अरे उनके बेटे को उठा के ले गया। अरे उनका बेटा शहर में रहता था। एक दिन रात को आया, अरे मच्छरों की पूरी फौज आई, उठा के उनको घर से बाहर लेके जा रही थी। लेकिन वो तो भला हो हमारा, एक एक मच्छर को पीट कर उनको बचा लिए हम। अरे हंसी है, हम जोक मारे हैं। सभी लोग हंसते हैं। आदित्य भी मुस्कुराता है। वो छत पर लेटता है और आकाश के तारों की ओर देखता है। वाह, इतने सारे तारे! मुंबई में तो इतने तारे कभी देखे ही नहीं। यही तो है गांव का जादू। प्रकृति के इतने करीब आने के बाद बहुत अच्छा लगता है। आदित्य की आंखों में एक अलग ही चमक आती है। अगली सुबह वो जल्दी उठता है और देखता है कि सभी लोग अपने अपने काम में बिजी हैं। पिताजी, मैं कुछ मदद कर दूं? हाँ बेटा, खेत चलते हैं। आदित्य खेतों में जाता है। मिट्टी में हाथ गंदे करता है। हल चलाने की कोशिश करता है, लेकिन बैलों से डरता है और सभी हंसते हैं। धीरे धीरे उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। शाम को आदित्य गांव के तालाब में नहाता है, मिट्टी का लेप लगाता है, देसी खाना खाता है और सभी के साथ हंसता है। चौथे दिन आसमान फिर से काला हो जाता है। तेज बारिश होने लगती है। आदित्य जिद करता है कि वो गांव के मंदिर होकर ही आएगा। रुक जाओ आदित्य, बारिश में जाना खतरनाक हो सकता है। अरे कुछ नहीं होगा, मैं शहर का हूँ। ये थोड़ी सी बारिश मुझे क्या रोकेगी? आदित्य बारिश में निकल जाता है। रास्ते में कच्ची सड़क है जो बारिश के कारण अब कीचड़ से भर गई थी। आदित्य का पैर फिसल जाता है और वो कीचड़ में गिर जाता है और वो कीचड़ में धंसने लगता है। अरे बचाओ, कोई है, मैं फंस गया हूँ, हेल्प!
तेज बारिश में भीगा आदित्य मिट्टी भरे खेत में फंसा हुआ है। आकाश में बिजली कड़क रही है। उसके चेहरे पर डर और घबराहट है। अरे बचाओ कोई, मैं फंस गया हूँ, हेल्प। फोन भी डेड हो गया है। हे भगवान, मुझे कोई इस नर्क से निकालो। तभी दूर से आवाज आती है। आदित्य! आदित्य पलट कर देखता है। मीना जो बारिश में भागती हुई उसकी ओर आ रही थी। मीना, थैंक गॉड तुम आ गई। मुझे लगा मैं तो यहीं मर जाऊंगा इस गंदगी में। आदित्य, आदित्य मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। आदित्य का पैर कीचड़ में फंस जाता है और वो चिल्लाता है। मीना उसे पकड़ लेती है और छोटू और कुछ और गांव वाले भी आ जाते हैं। सभी लोग मिलकर आदित्य को खींचते हैं। थैंक यू सबका मुझे बचाने के लिए। घर पर आदित्य को गर्म पानी से नहलाया जाता है, काढ़ा पिलाया जाता है और वो रजाई में लिपटा हुआ है। बुखार तो नहीं है, घबराओ मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। माताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके गांव और आपके जीवन को नीचा समझा। अरे बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम तो शहर में पले बड़े हो, यहाँ की जिंदगी तुम्हारे लिए नई थी। छोटू उसकी खिंचाई करता है। क्या हुआ जीजा जी, आपको गांव अच्छा नहीं लग रहा का? अरे यहाँ पे देसी इलाज होता है, मटके का पानी होता है, खेत होता है, सड़कें होती हैं कच्ची कच्ची। अरे आम तोड़ के खाते हैं, कितना मजा आता है। आपको मजा नहीं आया? और हमारे घर का दाल भात चोखा, वो तो आपको कमाल लगा होगा ना। हाँ यार, अब तो अच्छा लग रहा है। पता नहीं क्यों अब ये मिट्टी, ये हवा, ये लोग सब अपने से लगने लगे हैं। आदित्य और मीना जाने की तैयारियां कर रहे हैं और अब आदित्य दुखी है। बेटा अगली बार जल्दी आना, आज तुम्हारे जाने से घर सूना सूना लगेगा। पिताजी मैं जल्दी आऊंगा, वादा करता हूँ। अगली बार कम से कम 1 महीना रहूंगा। सरिता देवी आदित्य को कुछ पैकेट देती है। ये लो बेटा, घर का बना अचार पापड़ और मिठाई, वहाँ जाकर खाना, याद आएगी हमारी। माताजी आपका खाना, आपका प्यार कभी नहीं भूलूंगा। छोटू आदित्य को गले लगाता है। अरे जीजा जी, अगली बार आओगे ना तो इंडिया पाकिस्तान का मैच साथ में देखेंगे। अगर पाकिस्तान रहा तो जरूर, और अगली बार तुम्हारे लिए एक स्मार्टफोन भी लाऊंगा। आदित्य और मीना विदा हो जाते हैं। बस में बैठकर आदित्य गांव की ओर देखता है जो धीरे धीरे दूर होता जा रहा था। अब कैसा लग रहा है तुम्हें? पता है मीना, मैं जब आया था तो सोचता था कि 1 हफ्ता 7 साल जैसा लगेगा, पर ये तो पल भर में बीत गया। मुझे लग रहा है अभी पहुंचा ही था बस, और वापस आना पड़ा। तो मेरा गांव वाला घर कैसा लगा तुम्हें? तुम्हारा गांव, तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार सब बहुत खूबसूरत है मीना। और अब ये मेरा भी घर है। शहर की चमक दमक वो इतना मजा नहीं देती जितना तुम्हारा गांव देता है। अपनापन, प्यार, सब कुछ है वहाँ पर। आदित्य एक शहरी दामाद से गांव का प्रेमी बन चुका था। मीना उसके कंधे पर सर रखती है और दोनों अपने नए जीवन की ओर बढ़ते हैं, जहाँ शहर और गांव अब दोनों ही सर्वश्रेष्ठ तत्व हैं। मीना, अगली छुट्टियों में हम फिर आएंगे ना। मुझे घड़े का पानी पीना है, छत पर सोना है और ठंडी हवा में सांस लेनी है। हाँ आदित्य, हम जरूर आएंगे। मेरा घर हमेशा तुम्हारा इंतजार करेगा। बस आगे बढ़ती है और आदित्य के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान आती है, एक ऐसी मुस्कान जो कभी उसके शहरी जीवन में नहीं थी। ए बिरजू काका, क्या कर रहे हो? अरे अरे, कोई बाथरूम भी नहीं करने देता। अबे तू जा। अरे जा रहे हैं, काहे इतना चिचिया रहे हो? पूनम की शादी को महज 10 दिन ही हुए थे, लेकिन इन दिनों में पूनम सबको समझने की कोशिश कर रही थी कि कौन कैसा है। एक रोज पूनम घर में अकेली थी और पूनम की सास कुंती भी किसी काम से बाहर गई थी और पति तो काम पर गया हुआ था। अरे पूनम, घर के सभी लोग कहाँ गए हैं? माँ तो मुझे कहीं दिखी नहीं रही। जी भाई साहब, माँ जी कहीं बाहर गई हैं। अच्छा, तो तुम घर पर अकेली हो? डरो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मेरा मतलब, मेरे होते हुए तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? मुझे तो इन पर पहले से ही शक था, लेकिन अब तो यकीन सा हो रहा है ये सच में कैरेक्टर लेस है। तभी इनकी बीबी ने छोड़कर चली गई। कोई काम हो तो बताना पूनम, मैं हर काम बहुत दिल से करता हूँ। जी नहीं, मैं काम कर लूंगी। आपको कुछ चाहिए क्या? हाँ, जो चाहिए वो तुम समझ कहाँ पाओगी। जी कुछ कहा क्या भाई साहब आपने? अब रमेश बर्तन धो रही पूनम को पीछे से पकड़ लेता है। पूनम, मुझे तुम्हें खुशी नजर आती है, बस एक बार मुझे अपना लो, मैं तुम्हें अजय से भी ज्यादा खुशी दूंगा। ये क्या कर रहे हैं भाई साहब? मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे। ये आप क्या कर रहे हो? नहीं नहीं पूनम, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ, तुम तो मेरी जान हो। डरी सहमी हुई पूनम खुद को कमरे में बंद कर लेती है।
अब रमेश कमरे के दरवाजे के पास बैठा हुआ पूनम को आवाज लगाते हुए कहता है। कितने प्यार से कह रहा हूँ, मेरी हो जाओ पूनम। जो खुशी मैं तुम्हें दे सकता हूँ दुनिया का कोई और इंसान नहीं दे सकता। मैं तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। चलो अब बाहर भी आ जाओ, डरो मत, मैं तुम्हारा जेठ हूँ। रमेश की इस हरकत को देखकर पूनम तो हैरान रह जाती है कि जो भी अभी उसके साथ हुआ सच में वो उसके जेठ ने किया। अब करीब शाम के 4 बजे कुंती घर आती है और वो घर आते ही अपनी बहू को आवाज देने लगती है। बहू, तूने बर्तन साफ नहीं किए और कहाँ थी? कब से तुझे आवाज लगा रही हूँ। अरे माँ, पूनम की तबीयत खराब हो गई थी तो मैंने ही कहा थोड़ा आराम कर लो। अब तो ठीक है ना तेरी तबीयत बहू? थोड़ा चाय बना लाती, बहुत थक गई हूँ। अब डरते हुए पूनम किचन में जाकर चाय बनाती है और अपने पति अजय के आने का इंतजार कर रही होती है। थोड़ी देर बाद अजय काम से लौटता है और पूनम को परेशान देखकर कहता है। क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? माँ ने कुछ कहा है क्या तुम्हें? तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, माँ जी ने कुछ नहीं कहा और मेरी तबीयत भी ठीक है, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे बताऊँ। अरे, अपने पति को बताने में क्या इतना सोचती हो तुम? बोलो ना, क्या बात है? तुम पागल तो नहीं हो गई ना? तुम क्या बोले जा रही हो? अरे भैया हमारे पिता समान है और तुम उन पे ऐसा इल्जाम लगा रही हो। तभी तो मैं सोच समझकर आपसे बोलने की बात कर रही थी। अब ये बात पूनम की सास कुंती को भी पता चलती है और वो भी पूनम को ही भला बुरा कहती है और अपने बेटे रमेश का ही पक्ष लेती है। आज तक मेरे बेटे पे किसी ने उंगली तक नहीं उठाई। आज की तू आई मेरे बेटे के बारे में ऐसा सोचकर बोल भी कैसे सकती है? अब अगले रोज विमला का कुंती के घर आना होता है। अरे कुंती, कहाँ है तू? यही तो तेरे सामने बैठी हूँ और तुझे दिख नहीं रही क्या? अरे कुंती, ये सब क्या देखने को मिल रहा है? तेरी बहू ऐसी है, मुझे पता ही नहीं था। कैसी है मेरी बहू? क्यों, तूने मेरी बहू नहीं देखी है क्या? ये पता और क्या हुआ है ऐसा? देख घर के बाहर जाकर, जवान तो जवान, बूढ़े तो दीवाने हुए पड़े हैं तेरी बहू की पतली कमरिया पर। तू भी ना विमला, आज बुढ़े वाला पैक लगा कर आई है क्या? विमला के कहने पर कुंती बाहर जाकर देखती है तो सच में बाहर बूढ़े जवान सभी कुंती के घर की बालकनी की तरफ देख रहे थे। देख लिया ना अपनी इन आँखों से क्या कर रही थी तेरी बहू, कपड़े डालने के बहाने। अरे कुंती, मैं तो पहले ही कहती थी इसकी चाल चलन कुछ ठीक नहीं है, लेकिन तू है कि मेरी बातों को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। हे राम, क्या कमी रखी है मेरे बेटे ने इस करमजली के लिए? जो कहती है वो सब करता है, लेकिन इसे एक पल को भी लज्जा नहीं आई कि घर परिवार और मेरे लल्ला की कितनी बदनामी हो रही है। माँ जी, आपको याद नहीं मुझे आपने उस दिन क्या कहा था? जैसे माँ बाप होंगे वैसे ही सीख कर आई होगी। तू किस जन्म का बदला ले रही है? बहू ये सब मत कर, मेरे बेटे को बहुत बदनामी होगी। अब अगली रोज देर शाम एक लड़का कुंती के घर का दरवाजा खटखटा रहा होता है। अरे ओ फूलचंद नाई का बेटा, यहाँ क्या लेने आया है? अरे अम्मा, आपकी बहू नहीं दिख रही है? जरा एक बोतल पानी में लगा, एकदम चिल्ड वाला। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तेरी अम्मा ने यहाँ फ्रिज जो ला कर रखा है। अरे माँ जी, क्यों चिल्ला रही हो? बेचारा पानी ही तो मांग रहा है, दे दो ना। रुको, मैं अभी लाई। अरे भाभी, ये तो बहुत ही ठंडा है, कुछ भी कहो, मजा आ गया। जाता है या झाड़ू खाकर जाएगा? भाभी के हाथ का तो जहर भी चलेगा। क्यों भाभी? तू ऐसे नहीं मानेगा, रुक तुझे अभी बताती हूँ। और बहू, तू चल अंदर। भाभी कल फिर आएंगे, अभी तो आपके जो बुढ़िया अम्मा है ना, ये तो खिसियाई हुई है। अरे बीपी बढ़ गया तो कहीं ऊपर ना निकल जाए तो आपको दिक्कत होगी। उस लड़के के जाने के बाद ही विमला की एंट्री होती है और जैसे ही कुंती की चप्पल उस लड़के पर वो फेंक कर मारती है, वैसे ही वो चप्पल विमला को जाकर लगती है। सत्यानाश हो, किसने ये चप्पल मेरे मुंह पे दे मारी? लगता है पूरा चप्पल का निशान बन गया है मेरे मुंह पर। अरे रे रे विमला, तू भी ना कितनी गलत समय पर आई है। वो तो मैं उस फूलचंद के बेटे को मार रही थी तो तू बीच में आ गई। क्यों, क्या हुआ? कहीं उस फूलचंद का बेटा तेरी बहू के कमरे से तो नहीं निकला है? अरे शुभ शुभ बोल विमला, तू भी ना जाने कैसी ओछी बातें कर रही है। पूनम तो जानबूझकर ऐसा कर रही थी। अब वो अपनी सास की भी नहीं सुनती और ना ही अपने पति की एक भी बात मान रही थी, लेकिन उसे रमेश का भी सच सबके सामने लाना था ताकि उस पर लगे हुए झूठे इल्जाम उस पर से हट जाएं। आज माँ जी घर पर नहीं है तो हम घंटों बातें कर सकते हैं और मेरा निकम्मा पति भी ऑफिस गया हुआ है। माँ आज घर नहीं है, ये अच्छा मौका है इसे सबक सिखाने का।
मेरी बुराई करेगी और मोहल्ले के बूढ़ों को रिझाएगी। अब कुछ समय बाद पूनम को अकेला देखकर रमेश हॉल में आता है और पूनम का हाथ मरोड़ता है। क्या बात है, आजकल तुम्हारे पर निकल आए हैं। क्यों, अपने घर का गबरू जवान जेठ तुम्हें पसंद नहीं आ रहा? और पति को तो तुम भाव ही नहीं देती, लेकिन मोहल्ले के उन ठरकी बुढ़ों को जवानी आ रही है जिनकी एक टांग कब्र में है। छोड़ो मेरा हाथ, वरना मैं चिल्ला दूंगी। हाँ क्यों नहीं, चिल्लाओ तो सही, मैं भी देखूं कौन आता है तुम्हारी आवाज सुनकर। माँ जी आ जाइए बाहर। माँ आप यहाँ, लेकिन आप तो कहीं। पूनम कुंती की बात मानती है और वो मोहल्ले में लोगों को तब तक नहीं रिझाएगी जब तक कुंती भी उसकी बात मानती रहेगी। मजबूरन कुंती अपनी बहू की बात मान तो जाती है, लेकिन रमेश का सारा सच सबके सामने आ जाता है। बहू, मैंने तुझ पर शक किया, मैंने तुझे कितना भला बुरा कहा, मुझे माफ कर दे। माँ ये झूठ बोल रही है और ये मुझे फंसाने की कोशिश भी कर रही है। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तूने जो भी किया, तू अभी के अभी बहू से माफी मांग। मुझे किसी से कोई माफी नहीं मांगनी है और मैं अभी के अभी इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ। तुझे जहाँ जाना है वहाँ जा शौक से। मेरा ऐसा बेटा होने से अच्छा तो तू मर ही जाए। माँ जी, मुझसे भी जाने अनजाने में कितनी गलतियाँ हुई हैं, उसके लिए मुझे माफ करना। बहू, गलती तो मुझसे हुई है, जो मैंने तुझे गलत समझा। इस तरह गलत चाल चलन वाली कुंती की बहू जो गलत उसके साथ हो रहा था वो सब रोक देती है और गलत चीजों की वजह से ही अब उसके अंदर बहुत सुधार भी आता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।